अगर हम Amazon पे प्रोडक्ट सेल करते हैं तो Amazon पे हमें क्या बेनिफिट्स जो है वो मिलते हैं और क्या चैलेंजेस जो है वो हमें फेस होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत और आज इस वीडियो में मैं अपनी Amazon एज ए सेलर जो जर्नी है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि Amazon सेलिंग पे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या चैलेंजेस जो है वो हमें फेस करने को मिलते हैं एज ए सेलर। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें ना तो Amazon का जो कस्टमर बेस है ना वो काफ़ी बड़ा है। अगर आज कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस करने की सोचते हैं तो बायर एक बार Amazon की वेबसाइट पे जाके जो है वो प्रोडक्ट जरूर चेक करते हैं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में है ना Amazon टॉप में जो है वो रैंक करता है। तो Amazon का इतना बड़ा कस्टमर बेस है और कस्टमर्स के बीच में जो है वो ट्रस्ट बनाया हुआ है, अपनी ब्रांड वैल्यू जो बना के रखी हुई है और इतने सारे कस्टमर्स है, इतने सारे विजिटर्स जो है वो Amazon की वेबसाइट पे है, तो इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है वो सेलर को मिलता है। तो इतना बड़ा कस्टमर बेस होने के बाद में अगर आप सोचिए कि हम एज ए सेलर Amazon पे रजिस्टर होते हैं और वहाँ पे अगर हमारा प्रोडक्ट रैंक करता है किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड पे या किसी भी कैटेगरी में टॉप पे, तो हमें कितने ऑर्डर जो है वो रिसीव हो सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। अगर हमारे प्रोडक्ट को लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, हमारी ब्रांड को भी अगर लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन Amazon की वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट है हमारा लिस्टेड, तो कहीं ना कहीं उस चीज का बेनिफिट जो है वो एज ए सेलर हमें मिलता है। तो ये बेनिफिट्स तो Amazon पे सेलिंग का है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखने जाएं तो Amazon का सेलर बेस है ना वो भी काफी बड़ा है और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट 10 लाख सेलर जो है वो इंडिया में एज ए सेलर रजिस्टर्ड है और लास्ट 2 साल में जो है वो लगभग 4.5 लाख सेलर्स इसमें जो है वो नए जुड़े हैं। तो इतना बड़ा सेलर बेस होने के बाद में क्या रहता है कि कंपटीशन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने सारे सेलर्स अगर एक प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं, इतने सारे बायर्स अगर किसी प्लेटफॉर्म पे है, तो नो डाउट वहाँ पे कंपटीशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो फेस होती है सेलर्स को वो आती है प्रोडक्ट विजिबिलिटी की, कि भाई इतने सारे प्रोडक्ट्स के बीच में अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाना, उसकी विजिबिलिटी लेके आना अपने आप में एक चैलेंज होता है। अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो यूनिक है, जो डिफरेंट प्रोडक्ट है, वो बाकी सेलर्स किसी के पास में है नहीं और उसकी डिमांड है, तो हो सकता है हम उसको रैंक करवा पाए उस प्रोडक्ट के कीवर्ड पे या हमें विजिबिलिटी जो है वो मिल जाए। लेकिन अगर हम कोई कॉमन प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, कोई बेसिक आइटम सेल करने जा रहे हैं जिसको 50 या 100 और सेलर्स भी सेल कर रहे हैं, तो ऐसे में कंपटीशन जो है वो हमें देखने को मिलता है और उस कंपटीशन की वजह से हमें प्राइस जो है वो कम करने पड़ते हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइस रखने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन की वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यहाँ पे कम हो सकता है अगर हम कॉम्पिटिटिव प्राइस रखें। अगर हम प्राइस ज़्यादा रखते हैं तो फिर हमें विजिबिलिटी मिलना और रैंक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एज ए सेलर मुझे लगता है कि भाई इतने सारे सेलर्स के बीच में अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो रैंक करवाना और विजिबिलिटी लेके आना अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक डिफिकल्ट टास्क है। इम्पॉसिबल हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर हम देखेंगे ना तो एक कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसकी लिस्टिंग के अंडर में 20 सेलर या 50 सेलर्स तक जो है वो अपने ऑफर्स लिस्ट करके रखते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें कि अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट लेबल कर रहे हैं या कोई अपनी ब्रांड से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो एक जैसे प्रोडक्ट्स की भी जो है वो काफी सारी लिस्टिंग्स होती है अगर कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है तो अब इतने प्रोडक्ट्स के बीच में या फिर इतने सेलर्स के बीच में रैंक करना, बायर बॉक्स लेना या फिर अपने प्रोडक्ट को जो है वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे टॉप पे लेके आना डिफिकल्ट टास्क यहाँ पे लगती है। उसके बाद में अगर हम बात करें ना कि भाई Amazon पे सेल करना इजी काफी है। इजी का मतलब यहाँ पे है कि अगर हमारे पास में GST नंबर है तो हम इजीली जो है वो एज ए सेलर यहाँ पे रजिस्टर हो सकते हैं। सेलर रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस, उसके बाद में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने की प्रोसेस जो है वो इतनी ज्यादा टफ नहीं है, काफी ईजी है। एक दिन में भी जो है वो हम एज ए सेलर Amazon पे लॉन्च हो सकते हैं, अपने प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर सकते हैं और सेल जो है वो शुरू कर सकते हैं अगर हमारे प्रोडक्ट को विजिबिलिटी मिलती है या अगर हमारे प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर डिमांड में है और सर्च में आते हैं, तो हमें सेल भी जो है वो इंस्टेंटली मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये एक बेनिफिट जरूर है इसका। अगर हम कंपेयर करें अपनी वेबसाइट के साथ में कि अगर मैं अपनी वेबसाइट बिल्ड करता हूँ तो वेबसाइट बिल्डिंग में जो है वो भी मुझे टाइम लगेगा, कम से कम 1 महीना आराम से लग जाता है अगर हम सही तरीके से वेबसाइट बिल्ड करें। उसके बाद में वेबसाइट पे कस्टमर्स लेके आने, एडवर्टाइजिंग करनी, ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेके आना, वो अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क रहती है और उसके बाद में लॉजिस्टिक जो है वो मेंटेन करना। वहीं अगर Amazon की बात करें तो Amazon पे ईजी रहता है एज ए सेलर रजिस्टर होना, उसके बाद में अपने प्रोडक्ट लिस्ट करना। और अगर बात करें लॉजिस्टिक की तो लॉजिस्टिक की सपोर्ट भी जो है वो Amazon की तरफ से मिल जाती है। लॉजिस्टिक में ये रहता है कि भाई Amazon की ATS की सर्विस हमें मिल जाती है, Amazon ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट जो है वो Amazon की सर्विस, शिपिंग सर्विस के थ्रू कस्टमर को शिप कर सकते हैं, हमारे यहाँ से पिकअप हो जाते हैं। Amazon का FBA वेयर हाउस की फैसिलिटी हमें मिल जाती है। FBA वेयर हाउस में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट एक साथ हम Amazon के FBA वेयर हाउस में जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये वेयर हाउस की फैसिलिटी और ATS लॉजिस्टिक की फैसिलिटी, ये कहीं ना कहीं पूरी प्रोसेस को जो है वो कन्वीनियंट बना देती है सेलर्स के लिए। सेलर जो है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वो लॉजिस्टिक चूज कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रोसेस जो है वो स्मूथ है अगर हम कंपेयर करें अपनी वेबसाइट से। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि रीजन है कि भी काफी ज्यादा सेलर्स जो है वो Amazon पे ऑनबोर्ड करते हैं, Amazon पे काफी ज्यादा सेलर्स आते हैं, लेकिन प्रोसेस जो है वो ओवरऑल काफी ईजी है और सिंपली हम रजिस्टर करके अपने प्रोडक्ट लिस्ट करके Amazon की वेबसाइट पे जो है वो लॉन्च हो सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे एक चैलेंज भी फेस होता है, वो चैलेंज है रिटर्न का। क्योंकि देखिए Amazon पे कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर हमें रिसीव होते हैं, उसके बाद में Amazon की रिटर्न पॉलिसी भी रहती है कस्टमर्स के लिए और रिटर्न पॉलिसी होना जरूरी भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिटर्न पॉलिसी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रिटर्न पॉलिसी नहीं होगी तो कस्टमर जो है वो
ऑर्डर भी प्लेस नहीं करेंगे। कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस करते हैं ताकि उन्हें रिटर्न की ऑप्शंस मिल जाती है, उनको ये डाउट नहीं रहता, उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि कल को अगर हमारा प्रोडक्ट हमें गलत रिसीव होता है, टूटा हुआ प्रोडक्ट रिसीव होता है या फिर कोई अलग प्रोडक्ट रिसीव होता है तो हम इसको रिटर्न कर सकते हैं, हमारा पैसा सेफ है। ये कस्टमर की फीलिंग होती है। जब कस्टमर को लगता है कि हमारा पैसा सेफ है, पैसा वेस्ट नहीं होगा या फिर कोई भी हमारे साथ में फ्रॉड नहीं होगा, तो ही वो जो ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो रिटर्न की फैसिलिटी तो कस्टमर को मिलती है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ ऐसे रिटर्न्स भी बढ़ जाते हैं जिनकी एक्चुअल में ऐसा बोल सकते हैं कि फेक रिटर्न्स कई बार आ जाते हैं। कई बार कस्टमर जो है वो कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसके बाद में रिटर्न कर देते हैं। कई बार लॉजिस्टिक का जो सिस्टम है वो काफ़ी बड़ा है, और इतना बड़ा सिस्टम होने की वजह से हम ट्रैक भी नहीं कर पाते हैं कि अगर हमारे पास में कोई फेक रिटर्न आया तो वो एक्चुअल में कहाँ से आया, कस्टमर ने जो है वो प्रोडक्ट चेंज करके भेजा है या फिर रास्ते में कहीं से चेंज हुआ है, कहीं से भी हम उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो ये रिटर्न जो है वो एक मेन प्रॉब्लम रहती है सेलर्स को, और रिटर्न की वजह से कई बार लॉस जो है बिजनेस में वो भी देखने को मिलता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी रहता है कि मान लीजिए हमारा कोई प्रोडक्ट ऐसा आ गया जिसकी कोई क्वालिटी में और लिस्टिंग में थोड़ा सा फर्क है, तो उसकी वजह से भी हमारी रिटर्न जो है वो बढ़ जाती है, और रिटर्न में सेलर्स का पैकेजिंग कॉस्ट रहता है, बाकी सारे कॉस्ट जो है वो रहती है। तो ऐसे नहीं है कि भी रिटर्न सिर्फ कस्टमर्स की वजह से होती है, कई बार सेलर का फॉल्ट होता है, कई बार कस्टमर का फॉल्ट होता है, कई बार इतना बड़ा सिस्टम होने की वजह से रास्ते में हो सकता है कहीं पे कोई भी गड़बड़ हुई हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है जो सेलर्स को फेस करनी पड़ती है, जिसमें फेक रिटर्न्स रहते हैं या फिर कुछ ऐसे रिटर्न्स रहते हैं जो कैश ऑन डिलीवरी रिफ्यूज होकर सेलर को वापस मिलते हैं। अगर कैश ऑन डिलीवरी पे भी रिफ्यूज हुआ है तो उसमें भी हमारी पैकेजिंग कॉस्ट जाएगी, उसमें भी हमारे जो है वो मैन पावर लगती है उसको पैक करने में, और जितने टाइम तक वो इन ट्रांजिट रहता है प्रोडक्ट उतने टाइम तक हम उसको दोबारा तो सेल कर सकते नहीं है। तो प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो भी एक मान लीजिए कि हमारा ब्लॉक ही रहता है इतने टाइम के लिए। तो रिटर्न एज ए सेलर मुझे ये लगता है कि काफ़ी चैलेंजिंग है, और एज ए सेलर्स रिटर्न की वजह से लॉस हो सकता है और बिजनेस में जो है वो नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें ना अमेजोन के सेलर पैनल की या डैशबोर्ड की, तो सेलर पैनल या डैशबोर्ड जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है वो उसको बनाया गया है या मेंटेन किया गया है। अगर हम देखें तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग से लेके अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसके बाद में अपनी रिपोर्ट्स मैनेजमेंट, उसके बाद में अगर हम एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स की तो वो हो गया। उसके बाद में हमें अपने ब्रांड्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरा कोई ब्रांड है, मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर है, तो हम ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल करके काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं, उनके बेनिफिट्स ले सकते हैं कि भी हमारा प्रोडक्ट जो है उसकी कोई कॉपी ना बेचे, हमारे ट्रेडमार्क को कोई जो है वो इन्फ्रीज ना करें। अगर कोई अनऑथेंटिक सेलर अगर हमारे प्रोडक्ट को सेल करता है या करना चाह रहा है तो वो नहीं कर सकता, हम अपने ब्रांड को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे फीचर्स भी जो है हमें अमेजोन की वेबसाइट पर मिल जाते हैं, जहाँ से हम अपने ब्रांड का जो है पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन जो है वो मुझे लगता है। दूसरा ये भी है कि डैशबोर्ड में भी काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी जो है वो डैशबोर्ड में मुझे लगी। अगर मैं कोई और मार्केट प्लेस के साथ में अगर इसको कंपेयर करूं तो अमेजोन में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी जो है वो मुझे इसके डैशबोर्ड में लगती है। काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऑर्डर्स में काफ़ी सारी डिटेल्स हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद में रिपोर्ट्स की अगर बात करें और हम बात करें हमारे अकाउंट हेल्थ की, तो ओवरऑल हम जो है वो मैनेज कर पाते हैं। अगर बात करें पेमेंट्स की, तो पेमेंट्स की भी काफ़ी डिटेल्स हमें ऑर्डर वाइज जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हम ओवरऑल अपने बिजनेस को जो है वो इस डैशबोर्ड की मदद से पूरा मैनेज कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो डैशबोर्ड जो है वो इसका काफ़ी सही है। उसके बाद में अगर हम बात करें ना कमीशन की, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट एज ए सेलर अमेजोन पे सेल करते हैं, कमीशन जो है वो वेरी करता है कैटेगरी टू कैटेगरी। किसी कैटेगरी में 3%, किसी में 5%, किसी में 10%, किसी में 15%। कमीशन के बाद में कुछ फिक्स फी होती है, रेफरल फीस होती है, उसके बाद में शिपिंग चार्जेस जो है वो भी हमें देने पड़ते हैं अगर हम अमेजोन की लॉजिस्टिक सर्विस जो है वो यूज़ करते हैं। अगर हम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक यूज़ करें तो वहाँ पे भी हमें कोरियर चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो या तो प्राइस हमें थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है, अगर हम प्राइस नहीं बढ़ा रहे तो हमारा जो प्रॉफिट है उसके अंदर वो हमें थोड़ा सा कम रखना पड़ता है, ताकि हम कमीशन और वो सारी चीज़ें जो मैनेज कर पाएँ। और इसकी वजह से ऐसा भी होता है कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट हम इसी वजह से सेल नहीं कर पाते हैं कि भाई उसके ऊपर कमीशन जा रहा है, शिपिंग चार्जेस जा रहे हैं, तो प्रॉफिट जो ओवरऑल बहुत कम हो जाता है लास्ट में। साथ में पैकेजिंग के चार्जेस और वो सारे चार्जेस भी लगते हैं। तो अगर देखने जाए तो जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पे 10% कमीशन जो है वो हमें लग रहा है, और कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे प्रॉफिट ही 10% रहता है, मान लीजिए मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से उस पर 10% ही प्रॉफिट रहता है या 15% ही प्रॉफिट रहता है, उतना हमारा कमीशन में और शिपिंग में जा रहा है, तो वहाँ पे फिर जो है वो हम उस प्रोडक्ट को नहीं सेल कर पाते, हमारी जो वो लिमिटेशंस आ जाती है। तो अगर हम प्राइवेट लेवल करें, प्राइवेट लेवल मतलब हम अपनी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और अपनी थोड़ी सी अच्छी ब्रांड वैल्यू बना के एक अच्छी प्रोडक्ट की क्वालिटी लेके आके, थोड़ा सा यूनिक प्रोडक्ट लेके आके अगर हम उसको सेल करते हैं अपने प्राइस पॉइंट पे, तो हम हो सकता है उसमें थोड़ा सा जो प्रॉफिट जो है वो बना ले। लेकिन अगर हम ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो कॉमन प्रोडक्ट है, नॉर्मली मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बिकता है, तो वहाँ पे हमें या तो प्रॉफिट नहीं मिल पाता है या फिर इतना कमीशन जो है वो सब देने के बाद में हम सेल जो है उसमें जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे रहता है। दूसरा अगर बात करें ब्रांड वैल्यू की, तो ब्रांड वैल्यू का ऐसा है कि काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो अमेजोन की वजह से बने हैं, जिन्होंने मार्केट प्लेस पे अमेजोन पे सेल करना शुरू किया और वो आज बड़े ब्रांड में जो है वो कन्वर्ट हो गए। लेकिन देखा जाए तो पहला कस्टमर का माइंडसेट यही रहता है जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है कि भाई वो अमेजोन से परचेज कर रहा है। ब्रांड का नाम बाद में आता है, सेलर का नाम बाद में आता है, पहले नाम जो है वो अमेजोन का आता है। तो कस्टमर लॉयल्टी जो है वो कहीं ना कहीं अमेजोन को जाती है। कस्टमर जो है वो अमेजोन को रिकॉग्नाइज करता है कि भाई ये प्रोडक्ट हमने अमेजोन से मंगवाया था। सेलर नेम जो है या फिर ब्रांड नेम जो है वो बाद में सेकेंडरी चीज़ यहाँ पे
हो जाती है। उसके बाद में अगर लास्ट में बात करें पॉलिसीज़ की, तो अमेज़न की जो पॉलिसी है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अमेज़न को अगर लग रहा है कि भाई सेलर की काफ़ी कंप्लेंट्स जो है वो रिसीव हो रही है, या फिर ऑर्डर जो है वो सही नहीं जा रहे, टाइम पे नहीं जा रहे, या फिर अगर हम बात करें कि कोई भी ऐसा सस्पिशियस लगता है कि काउंटरफिट प्रोडक्ट या नकली प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, या किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है वो इन्फ्रीज किया है, तो अकाउंट जो है वो अमेज़न की तरफ से सेलर्स का सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर अकाउंट सस्पेंड होता है तो 90 डेज़ की टर्म है, 90 डेज़ के लिए पेमेंट भी होल्ड वहाँ पे हो जाती है। तो सेलर्स को अमेज़न की पॉलिसी को एकदम पूरा स्ट्रिक्टली माइंड में लेके ही चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा इसको ढीला छोड़ दें या फिर ईजिली अपने इसको ज़्यादा सीरियस लेके नहीं चले। अमेज़न की पॉलिसीज़ को जो वो सीरियस लेके चलना पड़ता है, वरना सेलर अकाउंट जो वो सस्पेंड हो जाता है। और मैंने कई सारे सेलर्स ऐसे देखे जिनको पॉलिसीज़ की नॉलेज ही नहीं होती, एक्चुअली उनको पता ही नहीं होता कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो कैसे इन्फ्रीज होती है, कैसे जो है वो किसी का ट्रेडमार्क इन्फ्रीज हो जाता है, या फिर क्या इससे रिलेटेड जो है वो पॉलिसी है। वो क्या करते हैं, वो किसी भी लिस्टिंग के अंडर में मैप कर देते हैं, उसके बाद में अगर उनको कंप्लेंट रिसीव होती है तो फिर उनका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। तो पॉलिसी के मामले में अमेज़न काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अगर एज ए सेलर हम अमेज़न पे सेल करने जा रहे हैं तो हमें पॉलिसीज़ के बारे में जो वो काफ़ी सीरियस होकर ही जो है वो यहाँ पे काम करना पड़ता है, ताकि हम लॉन्ग टर्म पे जो है वो इस पर काम कर पाएँ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो एज ए सेलर मैंने अमेज़न पे एक्सपीरियंस की। आपका अमेज़न से रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।